हेलो फ्रेंड्स, डीएल के बायोलॉजी स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है और मैं डीएल कुमार, बायोलॉजी फैकल्टी, इम्पल्स एजुकेशन ग्रुप। आज हम बात करेंगे नर्व सेल या न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका, और यह टॉपिक 10th क्लास की साइंस और 11th क्लास की बायोलॉजी में इंक्लूड है। नर्व सेल या तंत्रिका कोशिका की संरचना और उसका परिचय का अध्ययन आज हम करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन। तंत्रिका ऊतक की संरचनात्मक और क्रियात्मक व अति सूक्ष्म इकाई क्या है भी? नर्व सेल। तो तंत्रिका ऊतक की संरचनात्मक, क्रियात्मक व सबसे छोटी इकाई तंत्रिका कोशिका है। तो जो तंत्रिका तंत्र है वो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और तंत्रिका कोशिका की जो स्ट्रक्चर है, जो रचना है, वो आप देख रहे हो इस तरीके की है। तो इसी से अपना तंत्रिका तंत्र मिलकर बना होता है। मानव शरीर की यह सबसे बड़ी कोशिका है जो भ्रूणीय न्यूरोब्लास्ट सेल से बनती है। भ्रूणीय अवस्था में न्यूरोब्लास्ट सेल के द्वारा तंत्रिका कोशिका का निर्माण होता है, और तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर में इनकी संख्या 100 अरब है। तो मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं की जो संख्या है वो लगभग 100 अरब है, और सबसे ज्यादा ब्रेन में उपस्थित है। तो नर्व सेल की संख्या लगभग 100 अरब है और ब्रेन में सर्वाधिक नर्व सेल उपस्थित होती है। नर्व सेल में विभाजन नहीं होता है, केवल दीर्घीकरण होता है। कोशिका विभाजन नर्व सेल या तंत्रिका कोशिका में कभी भी नहीं होता है, केवल इसके आकार आमाप में वृद्धि होती है। इसमें कभी भी विभाजन नहीं होता, इनकी संख्या में वृद्धि नहीं होती है। यानी इनके एक बार जब भ्रूणीय न्यूरोब्लास्ट से बन जाती है तो उसके बाद उतनी ही संख्या बनी रहती है। इसके केवल आकार आमाप में वृद्धि होती है, संख्यात्मक वृद्धि नहीं होती। तो ये थी विशेषता नर्व सेल या तंत्रिका कोशिका की। अब अपन बात करें स्ट्रक्चर, तंत्रिका कोशिका की संरचना। तंत्रिका कोशिका की संरचना का अध्ययन हम सेल बॉडी या साइटोन या कोशिका काई, डेंड्रॉन एंड डेंड्राइट्स, एक्सॉन एंड टेलेंड्रोन, टेलेंड्रिया जैसे बिंदुओं में करेंगे। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं साइटोन या कोशिका काय। यह तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग है, और मेन जो तंत्रिका कोशिका का मेन जो पार्ट है वो साइटोन ही है। तो साइटोन या कोशिका काई या इसे कोशिका बॉडी भी अपन कह सकते हैं, यह न्यूरॉन का मुख्य भाग है, यानी तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग है, जिसमें न्यूरो प्रवर्ध, न्यूरोलीमा, इसके अलावा अपन बात करें न्यूरोप्लाज्मा व न्यूरो केंद्र उपस्थित होते हैं। तो तंत्रिका कोशिका में जो ये भाग आप देख रहे हो, ये भाग कौन सा है? कोशिका काय। इसमें मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर दूं कि इस तरीके से ये तंत्रिका कोशिका में ये तंत्रिका कोशिका काय भाग है, जिसे अपन साइटोन कह रहे हैं। ये साइटोन वाला भाग है। इसमें ये न्यूरो केंद्रक है, ये न्यूरो लीमा है, जो कोशिका कला जिसे अपन कहते हैं। तो ये न्यूरॉन कोशिका के लिए बात कर रहे हैं अपन, तो इसलिए इसे न्यूरो लीमा कहते हैं। इसके अंदर भरे हुए कोशिका द्रव्य को न्यूरोप्लाज्मा अपन कहते हैं। इसके अंदर विभिन्न कोशिकांग उपस्थित होते हैं।
जिन्हें हम न्यूरो कोशिकांग कहते हैं। तो जैसे न्यूरो गोल्जी टाइप, न्यूरो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूरो राइबोसोम, जितने भी कोशिकांग होंगे सारे कोशिकाओं को अपन न्यूरो के रूप में संबोधित करते हैं। तो ये जो प्रवर्ध दिख रहे हैं इन्हें अपन न्यूरो प्रवर्ध या कोशिका प्रवर्ध कहते हैं। ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये कौन सा भाग है? साइटोन भाग है। इसी तरीके से आप देख रहे हो ये वाला जो भाग है ये साइटोन वाला भाग है, जिसमें न्यूरो प्रवर्ध, तो ये न्यूरो प्रवर्ध हो गए, न्यूरोलीमा, तो ये न्यूरोलीमा हो गई, न्यूरोप्लाज्म, तो इसके अंदर भरे हुए द्रव्य को न्यूरोप्लाज्म, और न्यूरो केंद्रक, ये न्यूरो केंद्रक हो गया। न्यूरोप्लाज्म में न्यूरो जो प्लाज्म जो इसके अंदर तरल पदार्थ जो भरा हुआ है उस न्यूरोप्लाज्म में न्यूरो गोल्जी बॉडी, तो ये अपने को दिख रही है न्यूरो गोल्जी बॉडी, न्यूरो माइटोकॉन्ड्रिया, तंत्रिका तंतु, अनेक छोटे छोटे तंतु पाए जाते हैं, तो तंत्रिका तंतु, वसा बिंदुक, छोटे छोटे वसा के ड्रॉप्स पाए जाते हैं जिसे वसा बिंदुक कहते हैं। वह निषेल कण, छोटे ये निषेल कण पाए जाते हैं, छोटे छोटे जिन्हें अपन निषेल कण पाए जाते हैं। निषेल कण क्रोमेटिन काय के रूप में जाने जाते हैं। तो निषेल कण जो है क्रोमेटिन काय के रूप में है और ये न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में भी कार्य करते हैं। तो क्रोमेटिन काय के बने होते हैं और ट्रांसमीटर यानी सूचनाओं के प्रसारण में विशेष योगदान होता है। न्यूरॉन में सेंट्रोसोम का अभाव होता है, सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। ये सेल सदैव इंटरफेज अवस्था में बनी रहती है। जैसा कि अभी अपन ने बात किया कि इसमें कभी भी कोशिका विभाजन नहीं होता है, और कोशिका विभाजन नहीं होता तो ये कौन सी स्टेज में बनी रहेगी? इंटरफेज या अंतरावस्था में बनी रहती। और कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि सेंट्रोसोम एब्सेंट होने के कारण ही इनमें विभाजन नहीं होता। तो ये था भी साइटोन या कोशिका काय। अगला पार्ट अपन बात करें डेंड्रोन एंड डेंड्राइट्स। देखो डेंड्रोन, द्रुमासम एंड द्रुमिकाय, हिंदी में इसे द्रुमासम और द्रुमिकाय के नाम से जानते हैं। न्यूरो प्रवर्ध, पता है आपको न्यूरो प्रवर्ध? ये है न्यूरो प्रवर्ध। न्यूरो प्रवर्ध से तंतु निकलते हैं, इनसे इस तरीके से तंतु निकलते हैं। ये तंतु हो गए पहले तंतु निकलते हैं जिन्हें डेंड्रोन कहते हैं। तो पहली जो ब्रांच निकल रही, तो जैसे ये जो रेड कलर की पहली जो ब्रांच निकल रही इसे अपन क्या कहेंगे? डेंड्रोन। तो जैसे ये अपन ने इसको नामांकित कर दिया है डेंड्रोन। तो ये ब्रांच जो निकल रही है डेंड्रोन। तथा इनसे निकलने वाली द्वितीयक, तो जैसे पहली ये द्वितीयक शाखाएं हो गई और ये तृतीयक शाखाएं हो गई। तो इनसे निकलने वाली द्वितीयक और तृतीयक शाखाओं को, तो ये तो हो गए डेंड्रोन और ये हो गए डेंड्रोइड्स। तो इस तरीके से ये भी डेंड्रोइड्स। तो ये डेंड्रोन और डेंड्रोइड्स होते हैं। इन शाखाओं में निषेल कण, जो ये शाखाएं हैं इनमें निषेल कण व तंत्रिका तंतु व कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं। तो इनमें जो है निषेल कण उपस्थित होते हैं, तंत्रिका तंतुक यानी छोटे फिलामेंट्स उपस्थित होते हैं और कोशिका अंगक भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सूचनाओं को प्रसारित करते हैं निषेल कण। तो ये थे भी सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट अपन बात करें एक्सोन एंड टेलोन्ड्रिया। एक्सोन एंड टेलोन्ड्रिया, एक्सोन एंड टेलोन्ड्रिया क्या है भी? एक्सोन और टेलोन्ड्रिया वो अपन बात करें तो देखिए, साइटोन से निकलने वाले न्यूरो प्रवर्ध में से, जो साइटोन से जो निकल रहे हैं ये न्यूरो प्रवर्ध है। न्यूरो प्रवर्ध में से एक प्रवर्ध अत्यधिक लंबा होकर बहुत लंबा हो जाता है और वो किसके रूप में जाना जाता है? एक्सोन के रूप में। तो जैसे यहां से अपन बात करें तो ये एक जो प्रवर्ध है ये लंबा हो गया इस तरीके से। तो ऐसे ही इसमें हो रहा है, देखो एक कोशिका प्रवर्ध, जो ये कोशिका प्रवर्ध वाला पार्ट था ये क्या हो गया? अत्यधिक लंबा हो गया और अत्यधिक लंबा होकर किसका रूप ले रहा है? एक्सोन का रूप ले रहा है। तो उसी को अपन क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। एक्सोन से
पार्श्व शाखाएं भी निकल सकती है, यहां से भी इनमें शाखाएं निकल सकती है, जिसे हम या उद्गमित हो सकती है, जिन्हें हम कोलेटरल तंतु के नाम से जानते हैं। तो इस एक्सोन से पार्श्व शाखाएं भी निकल सकती है, जैसे यहां से ये पार्श्व शाखा निकल गई, तो इसे अपन कहेंगे कोलेटरल तंतु या पार्श्व तंतु कहते हैं। एक्सोन में तंत्रिका, तंतुक व कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं, तो इसमें तंत्रिका, तंतुक और कोशिका अंगक पाए जाते हैं। एक्सोन से में निषेल कण, गोल्जिकाए व राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। तो जो एक्सोन वाला पार्ट है इसमें निषेल कण और जो गोल्जिकाए और राइबोसोम वो क्या रहते हैं भी एब्सेंट रहते हैं, जबकि इसमें तंत्रिका, तंतुक और कोशिका अंग उपस्थित होते हैं। एक्सोन में उपस्थित साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म कहते हैं। तो जो एक्सोन में ये जो उपस्थित है साइटोप्लाज्म, इसको अपन क्या कहेंगे, एक्सोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो ये एक्सोप्लाज्म है। एक्सोन में श्वान सेल से निर्मित माइलिन आच्छाद पाया जाता है। तो ये है श्वान सेल, ये श्वान सेल है और इन श्वान सेल के द्वारा एक आच्छाद या आवरण बना दिया जाता है, जिसे बोलते हैं माइलिन आच्छाद। तो श्वान सेल के द्वारा ये माइलिन आच्छाद का निर्माण कर दिया जाता है, किसके चारों ओर, एक्सोन के चारों ओर। अगर माइलिन आच्छाद है तो इस प्रकार की तंत्रिका कोशिका को माइलिन आच्छाद युक्त तंत्रिका कोशिका या माइलिनेटेड नर्व सेल कहते हैं, और जिसमें तंत्रिका आच्छाद नहीं है वो नॉन माइलिनेटेड या माइलिन आच्छाद रहित तंत्रिका कोशिका कहलाती है। तो माइलिन आच्छाद बन जाता है किससे, श्वान सेल से। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि श्वान सेल का क्या कार्य है, तो वो है माइलिन आच्छाद तैयार करने का, यानी एक्सोन के चारों ओर माइलिन आच्छाद बनाती है। आगे अपन बात करें, माइलिन आच्छाद जो है असतत होता है, यानी कंटिन्यूअस नहीं होता है, बल्कि बीच बीच में उसमें कुछ स्पेस रह जाती है और उस स्पेस को रेनवियर की खांच कहते हैं। तो देखो ये सतत रूप से नहीं, कंटिन्यूअस नहीं है बल्कि डिसकंटिन्यूअस है, और बीच बीच में क्या है, स्पेस उपस्थित है, और उस स्पेस को क्या कहते हैं, रेनवियर की खांच के नाम से जाना जाता है। तो उन्हें रेनवियर की खांच कहते हैं। एक्सोन के अंतिम सिरे शाखित होकर टेलोन्ड्रिया निर्मित करते हैं। तो एक्सोन, ये एक्सोन वाली है, ये आगे शाखित हो जाता है, अंतिम सिरों पर जाकर ये अत्यधिक शाखित हो जाते हैं, और इन शाखित तंतुओं को ही हम क्या कहते हैं कि टेलोन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। तो इन्हें टेलोन्ड्रिया कहा जाता है। तो एक्सोन के अंतिम सिरे अत्यधिक शाखित हो जाते हैं, और जो शाखित होकर जो तंतु बनाते हैं उन्हें अपन टेलोन्ड्रिया कहते हैं। टेलोन्ड्रिया के अंतिम सिरों पर एक घुंडीनुमा रचना दिख रही है आपको, ये घुंडीनुमा रचना दिखाई दे रही है, अंतिम सिरों पर ये घुंडियां दिख रही है, जिसे हम सिनेप्टिक नोड या सिनेप्टिक नोब के नाम से जानते हैं। और ये सिनेप्टिक नोड ही सिनेप्सिस या आपस में सहसंबंध बनाती है, क्योंकि इससे कौन सी दूसरी तंत्रिका कोशिका का जो कोशिका काय भाग है वो जुड़ेगा आकर। इस प्रकार से ये जो टेलोन्ड्रिया के अंतिम सिरों पर जो घुंडीनुमा रचना उपस्थित है उसे हम सिनेप्टिक नोड या इसे हम सिनेप्टिक नोब के नाम से जानते हैं। तो ये थी भी तंत्रिका कोशिका की स्ट्रक्चर, जिसमें हमने साइटोन, डेंड्रोन, डेंड्रोइड्स, एक्सोन, टेलोन्ड्रिया और सिनेप्टिक नोड की बात की। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। यदि फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियोज पसंद आ रही है तो इन्हें अधिक से अधिक लाइक व शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर को सब्सक्राइब करें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके।